नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है, कल शाम को नीट 2020 का रिज़ल्ट जारी हो गया। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिज़ल्ट जारी होने के बाद अब काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया रहने वाली है, आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी और आगे अनाउंसमेंट्स क्या है, क्या नीट 2020 का पूरा स्टैटिक्स रहा है, वो सब कुछ यहाँ डिस्कस करेंगे। साथ ही जो रैंक का एक विवाद है, वो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है वो भी डिस्कस करेंगे। तो जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, नीट 2020 में दो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके फुल ऑफ फुल मार्क्स आए हैं, यानी कि 720 में से 720 मार्क्स आए हैं, लेकिन दोनों की रैंक में डिफरेंस है। आफ्ताब शोएब को पहली रैंक मिली है, जबकि आकांक्षा सिंह को सेकंड रैंक मिली है। अब ये एक विवाद का विषय बना हुआ है सोशल मीडिया पर कि एनटीए की ये क्या प्रणाली है जिसमें कि समान रैंक होते हुए भी यानी समान मार्क्स होते हुए भी अलग अलग रैंक मिली है। तो इसके पीछे का रीज़न जानेंगे। सबसे पहले दोस्तों, एनटीए का जो रैंक की प्रणाली है जिसके आधार पर वह हायर रैंक तय करता है, उसमें सबसे पहले ये पॉइंट देखा जाता है कि जिन दो कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम हैं, उनमें बायोलॉजी में किस कैंडिडेट ने ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं। जिसके बायोलॉजी में ज़्यादा मार्क्स होंगे उसकी रैंक हायर रहेगी दूसरे की अपेक्षा। अगर यहाँ पर भी अगर बायोलॉजी में भी दोनों कैंडिडेट्स के मार्क्स सेम है, ओवरऑल मार्क्स भी सेम है, तो केमिस्ट्री के मार्क्स चेक किए जाते हैं कि केमिस्ट्री सब्जेक्ट में किसने ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं, उसके आधार पर हायर रैंक तय की जाती है। अगर ओवरऑल मार्क्स भी समान है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के मार्क्स भी समान है, तब जिस कैंडिडेट के जो गलत आंसर्स हैं उनकी संख्या कम होती है, यानी लेसर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर जिसके कम गलत हुए होते हैं, उसको हायर रैंक दी जाती है। इसके अलावा ये सारी चीज़ें भी अगर सब इक्वल है किसी भी दो या तीन या चार कैंडिडेट्स के बीच में, तो एज को आधार बताया जाता है, यानी कि जिसकी एज ज़्यादा होगी, यानी कि जो उम्र में बड़ा होगा, उसको हायर रैंक दी जाएगी। जैसा कि बहुत सारे अदर जो एग्ज़ाम होते हैं, बैंक वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, उनमें भी ऐसा ही सिस्टम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि जो नीट 2020 का रिज़ल्ट जारी हुआ है, इसमें किन टॉप कैंडिडेट्स ने जो टॉप 10 में आए हैं, उन कैंडिडेट्स के नाम क्या क्या हैं और कौन से स्टेट से वो हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर पहली रैंक पर है शोएब आफ्ताब, 720 रैंक के साथ, ओडिशा ज़िले से रहने वाले हैं, राजस्थान एलन में इन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद सेकेंड रैंक है आकांक्षा सिंह, 720 मार्क्स, दिल्ली से। तीसरी रैंक पर है तुमाला सिनिकिथा, 715 मार्क्स, तेलंगाना। चौथी रैंक पर है विनीत शर्मा, 715, राजस्थान से। इसी तरीके से पांचवी रैंक पर है अमृता खेतान, 715 मार्क्स, हरियाणा। गुथी चैतन्या सिंधु छठी रैंक पे है, 715 मार्क्स के साथ, आंध्र प्रदेश। तो ये जो 715 तक की रैंक है, यानी कि जो सिक्स रैंक तक है, तीसरी से लेके सिक्स रैंक तक, इनके भी मार्क्स सेम है और इन पे भी अलग अलग नियम के आधार पर इनकी रैंक डिसाइड हुई है। अब सातवीं रैंक पर है सात्विक गोदारा, 711 मार्क्स, हरियाणा से। आठवीं रैंक पर है सृजन आर्ट, 710 मार्क्स के साथ, तमिलनाडु से। नौवीं रैंक पर है कार्तिक रेड्डी, 710 मार्क्स के साथ, कर्नाटका से। और 10वीं रैंक पर है मातरवाड़िया मानी, 710 रैंक के साथ, गुजरात राज्य से। तो दोस्तों, अब जो परसेंटाइल जो कैलकुलेट किए जाते हैं, उसके आधार पर जो कैटेगरी वाइज परसेंटाइल है और कट ऑफ स्कोर है नीट 2020 के लिए, वो आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो 50th परसेंटाइल है और जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल है वो 50% है। इसके अलावा कट ऑफ स्कोर 720 से 147। इसके अलावा ओबीसी एसटी की अगर बात करें, तो आपके जो क्वालिफाइंग परसेंटाइल है 40th परसेंटाइल और जो कट ऑफ स्कोर है 128 से 113। इसके अलावा जो यूआरपीएच वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके 45th परसेंटाइल है क्वालिफाइंग परसेंटाइल और कट ऑफ स्कोर है 146 से 129। अब दोस्तों, ये परसेंटाइल स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है नीट 2020 में, तो इसका फॉर्मूला ये आपके सामने है। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनको ये मालूम नहीं है, तो वो इस फॉर्मूले से परसेंटाइल निकाल सकते हैं। नीट परसेंटाइल इज इक्वल्स टू 100 इंटू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विद देयर रो नंबर इक्वल
रो स्कोर इक्वल्स टू और लेस देन द कैंडिडेट्स, और गुणा में आपका आएगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द नीट एग्ज़ाम, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना आपको नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विथ रो स्कोर ऊपर आएगा और इक्वल्स टू और लेस देन द कैंडिडेट, और अपॉन में आएगा टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर फॉर द नीट। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो रो स्कोर है लेस देन है कैंडिडेट से या ज़्यादा है, तो उसके लिए भी पूरी लिस्ट है। तो अगर आप नहीं भी कैलकुलेट कर पाते हैं तो यहाँ पर स्टैटिक्स पूरे दिए हुए हैं कि नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स कितने हैं कैटेगरी वाइज। ओपन कैटेगरी से 6,82,000, ओबीसी से 61,265, 19,572। इसी तरीके से आप अपनी जो भी रैंक आपकी है उसके आधार पर आप परसेंटाइल इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। यह जो फॉर्मूला दिया हुआ है इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद में ये अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। अब आपका जो नीट का रिजल्ट है, स्कोर कार्ड है, इसकी वैलिडिटी कब तक है, इसके बारे में बहुत सारे कैंडिडेट्स के कन्फ्यूज़न है। तो ये डिपेंड करता है कि आप फॉरेन यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करते हो या इंडिया में ही किसी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करते हो। तो उसके आधार पर अगर आप इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी से जो है एमबीबीएस करते हो तो उन एस्पिरेंट्स के लिए जो है नीट 2020 का रिज़ल्ट है वो केवल इसी एकेडमिक सेशन के लिए, जो करंट एकेडमिक सेशन है इसके लिए वैलिड होगा, 2021 के लिए वैलिड नहीं होगा। इसी तरीके से जो फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए एस्पिरेंट्स अप्लाई कर रहे हैं वो उनके लिए नीट रिज़ल्ट जो है वो 3 साल तक के लिए यानी 2023 तक स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं जिनको कि ये जानना है कि अब जिनका सिलेक्शन हो गया, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, उनको आगे काउंसलिंग के लिए किस तरीके से क्या होने वाला है। तो एनटीए जो है नीट 2020 के परिणाम की घोषणा के बाद अब क्या होगा कि एमबीबीएस और बीडीएस जो कार्यक्रम है, प्रोग्राम्स है, यानी कि एमबीबीएस के कोर्स है और बीडीएस का कोर्स है, उनके प्रवेश के लिए जो है सबसे पहले एमसीसी जो है चिकित्सा परामर्श समिति जिसे कहा जाता है, उसकी ओर से स्वास्थ्य विज्ञान निदेशालय जो है डीजीएचएस, अखिल भारतीय कोटा आईआईक्यू, इनको जो है नीट काउंसलिंग 2020 शुरू करेगा। यानी कि ये जो डीजीएचएस और एआईक्यू है ये क्या करेंगे, नीट काउंसलिंग शुरू करेंगे। और उसके बाद जो एआईक्यू के तहत जो एडमिशन पाने वाले एस्पिरेंट्स होंगे वो अधिकारियों द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन करेंगे। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद एआईक्यू का जो दिशा निर्देश होंगे उसके बाद उसमें आपको फिर फिजिकली जो है डॉक्यूमेंट्स जिस भी कॉलेज में भी आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया वहाँ पर फिजिकली आपको जाकर के जो तय समय है उस पर जाकर के डॉक्यूमेंट्स जमा कराने होंगे। तो ये सारी प्रक्रिया रहने वाली है नीट के रिज़ल्ट के बाद की। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही आने वाली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।